काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था और मैंने बता भी दिया था कि उसके आपको सॉल्यूशंस ऑनलाइन मिल जाएंगे, ठीक है। सो परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। सर वो अरिथमेटिक मीन के पार्ट में कंफ्यूज हो रहा है। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो वो हाउ इज दिस पॉसिबल, मतलब वो केस पूछ रहा है क्या जब भी वो पॉसिबल है वो। PSS4, हाँ, मतलब वो कौन से, उसमें गिवन कंडीशन क्या हो जानी चाहिए, गिवन कंडीशन क्या हो जानी चाहिए जब वो चीज पॉसिबल हो जाए, ठीक है। और इसके दो तरह के आंसर गिवन है। पहले तो मैं क्वेश्चन फॉर द वीक निकाल लेता हूँ, आई गेस मैंने उसको कराया था, कौन सी क्लास में दिया था, इस वीक की पीएनसी सेकंड क्लास में में, होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले में कब दिया था यार, अरेंजमेंट्स वाले में दिया था, PSS4 वाले में दिया था, PSS4 वाले में दिया था, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को अनीशा तुझसे कितने क्वेश्चन हुए? सर स्टार्टिंग में थोड़े डाउट्स हैं और 25 to 30 में आई डिडंट प्रॉपरली ट्राई इट, तो अच्छा। उसमें आई डू तो वो तो मुझसे हो जाएंगे क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस एंड फ्रॉम पीपीपी, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़े डाउट्स है और बिटवीन आई हैव डन इट एंड एंडिंग आल्सो। ओके फाइन, ठीक है। एंड कुछ क्वेश्चंस में हाफ मतलब एंड में थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, ओके भाई, क्वेश्चन फॉर द वीक से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपने पढ़ लिया होगा इसमें। एक्चुअली ये पीएनसी का क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है, एक्चुअली ये पीएनसी का क्वेश्चन है ही नहीं। एक सेकेंड, ओके। अब ये क्वेश्चन की कहानी क्या है? ये क्वेश्चन की कहानी बिल्कुल सिंपल है। ये क्वेश्चन बोल रहा है मुझे, इसलिए क्वेश्चन दिया क्योंकि मुझे लग रहा है कि हो सकता है टेंटेटिवली ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में, ठीक है। जिस तरह से वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट कर रहे हैं, कि मैं ऐसे ही बना देता हूँ। देखो, ऐसे इक्विडिस्टेंट लाइंस नहीं है, इक्विडिस्टेंट लाइंस नहीं है, पर एक पैरेलल लाइंस के थ्रू रेक्टेंगल फॉर्म किया गया है। लेंथ और विड्थ दी हुई है उस रेक्टेंगल की, m क्रॉस n का रेक्टेंगल है, m क्रॉस n का रेक्टेंगल है। अच्छा भाई, अब उसमें कुछ आसपास के स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। m क्रॉस n का रेक्टेंगल है, उसमें आसपास के स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं। अब देखो, हम वो कौन सा स्क्वायर कंसीडर करें, हम वो कौन सा पार्ट कंसीडर करें जिसमें सारे के सारे स्क्वायर्स आ जाएं। श्रेयस, तूने क्वेश्चंस किए हैं क्या ट्राई? आपने सबमिट नहीं किया बेटा, ये क्लास पीएसएस है, रेगुलर क्लास नहीं है, आपको नहीं समझ में आएगा कुछ भी। वो अच्छा भूल गया था सर। हाँ, ये रेगुलर क्लास है, पीएसएस सॉरी, ये पीएसएस क्लास है, रेगुलर क्लास नहीं है, ठीक है, नहीं चमकेगा। ओके फाइन, ठीक है। तो स्पेशली जिससे कि सारे के सारे केसेस जहां पर काउंट हो जाएं, वो केसेस काउंट करने के लिए आपको एक कॉर्नर की सीट पकड़नी पड़ेगी जहां पर वो सारे के सारे स्क्वायर्स काउंट हो जाएंगे, सारे के सारे डिफरेंट केसेस ऑफ नेबरिंग स्क्वायर्स काउंट हो जाएंगे। कैसे भाई? देखो, अगर मैं ये वाले स्क्वायर के अंदर नंबर रखता हूं x1, ठीक है, नंबर रखता हूं x1, तो इसके नेबरिंग स्क्वायर्स ये मान लेता हूं x2, जो एक साइड कॉमन वाले स्क्वायर्स हैं वो हो जाएंगे x2, x3, x4 और x5, ठीक है, इसके नेबरिंग वाले स्क्वायर।
अच्छा, अब मैं अगर बात करूं x2 की, तो x2 के नेबरिंग स्क्वायर्स कौन कौन से हैं, बना देते हैं भाई। x3 एक x5 तो और 2 है। x2 के जो नेबरिंग स्क्वायर्स हैं उसमें एक स्क्वायर तो दिख रहा है x1। अब मैं अपने से नाम रख देता हूँ x2 के लिए, x4 तो हो गया, x5 तक हो गया, ये मान लेते हैं x6, ये मान लेते हैं x7, ठीक है। इस वाले स्क्वायर का मैं नाम रख रहा हूँ x8 और इस वाले स्क्वायर का मैं नाम रख रहा हूँ x9, ठीक है। तो जो x2 के नेबरिंग स्क्वायर्स हैं, देखना ध्यान से, x2 के जो नेबरिंग स्क्वायर्स हैं वो हैं x1, x7 और x6, ठीक है। x1 के जो नेबरिंग स्क्वायर्स हैं वो हैं x2, x3, x4 और x5, ठीक है, और x5, और सिमिलरली x3 के जो नेबरिंग स्क्वायर्स हैं वो हैं x7 और x8, ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। कोई इसमें दो स्क्वायर्स वाला केस है क्या, जिसके केवल दो ही स्क्वायर्स नेबरिंग है? सर x6 कहां पर है वो x6? कॉर्नर वाले। सर कॉर्नर हाँ, x6 x2 और x5, ठीक है। तो दो नेबरिंग स्क्वायर्स, तीन नेबरिंग स्क्वायर्स और चार नेबरिंग स्क्वायर्स वाले हमने सारे केसेस देख ली। ज्यादा से ज्यादा चार हो सकते हैं, ठीक है भाई, ज्यादा से ज्यादा चार हो सकते हैं और कम से कम दो हो सकते हैं। चलो, अब ये बोल रहा है कि ये नेबरिंग स्क्वायर्स एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, ठीक है। मतलब जो बीच वाला रखा हुआ स्क्वायर है, ये जो बीच वाला रखा हुआ स्क्वायर है x1, ये x2, x3, x4 और x5 का एरिथमेटिक मीन है, एरिथमेटिक मीन है। मैं बोल सकता हूं कि x1 विल बी इक्वल्स टू x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाय 4। ये चीज हो सकती है। सारी केसेस पहले, सारी कंडीशंस जो हो सकती हैं वो स्पेशल ये कोने वाले केस में आकर के हमने देख ली। अच्छा भाई, अब ये स्पेशल कंडीशंस हो सकती हैं, तो x1 कुछ ऐसा दिखेगा, तीन वाला भी लिख लो भाई, x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा x1 प्लस x7, x1 प्लस x7 प्लस x6 बाय 3, ठीक है। x2 ये हो जाना चाहिए, x2 ये हो जाना चाहिए, और जो x6 है, आपने सही बोला, जो x6 है वो हो जाएगा x2 प्लस x5, वो हो जाएगा x2 प्लस x5 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक क्लियर है सभी को, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा करना पड़ा, ठीक है। यस अब ये याद रखो कि, और एक बार, हाँ फिर से मैं एक बार समझाता हूँ, जो तुम्हें नेबरिंग स्क्वायर्स चाहिए ना, नेबरिंग स्क्वायर्स की कंडीशन एक रेक्टेंगुलर प्लेन में जिसमें m क्रॉस n के छोटे 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 स्क्वायर्स हैं, मतलब n इधर में स्क्वायर्स है, m इधर में स्क्वायर्स है, तो रेक्टेंगल बन गया m क्रॉस n का। अब वो बोल रहा है नेबरिंग स्क्वायर्स की बात करो, एक गिवन स्क्वायर ले लो और उसके नेबरिंग जो स्क्वायर्स हैं वो बीच वाले स्क्वायर में जो नंबर रख रहे हो उसका अरिथमेटिक मीन है, ठीक है। बीच वाले में जो नंबर रख रहे हो वो नेबरिंग स्क्वायर्स के अरिथमेटिक मीन है। और नेबरिंग स्क्वायर्स का मतलब उसने क्या बोला कि कितनी बाउंड्रीज चिपक रही है भाई, कितनी कॉमन बाउंड्रीज हो सकती है, ठीक है। तो पूरे के पूरे रेक्टेंगुलर फ्रेम में आपको कोई भी ऐसा स्क्वायर नहीं दिखेगा जिसकी केवल एक बाउंड्री कॉमन है, एक बाउंड्री कॉमन वाला कोई नहीं दिखेगा, ठीक है। कम से कम दो बाउंड्रीज कॉमन होंगी, ठीक है। तो दो बाउंड्रीज कॉमन हो सकती है, तीन बाउंड्रीज कॉमन हो सकती है, चार बाउंड्रीज कॉमन हो सकती है। तो मैंने वो तीनों कंडीशंस ये स्पेशल केस में मिल जा रहा है, ये वाला केस लिया तो वो तीनों कंडीशंस मुझे दिख जा रही है, ठीक है, इसलिए ऐसा किया गया। अच्छा, अब ऐसा तो कर दिया गया, तो क्या कंडीशन है कि ये चीज हमेशा ट्रू होगी, वो कंडीशन निकालनी है। ध्यान देना भाई, जेईई मेंस इसका एक छोटा सा पार्ट पूछ सकता है, पूरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक छोटा सा पार्ट पूछ लेगा और तब भी तोते उड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अब हम वो कंडीशन निकालते हैं जिसके लिए ट्रू है, मैं बोलूंगा कि ये वाले इक्वेशन को देखो, ये सारे इक्वेशंस को मैं एक साथ लिखने वाला हूँ, सारे इक्वेशंस को एक साथ एक फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो यहां से मैं लिखूंगा 4 टाइम्स ऑफ x1 विल बी इक्वल्स टू x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ऐसा कुछ हो जाएगा। 4 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा, अब देखो, मुझे दूसरे वाले से मुझे पता है कि 3 टाइम्स ऑफ x2 की वैल्यू क्या है, 3 टाइम्स ऑफ x2 की वैल्यू है x1 प्लस x7 प्लस x6 के बराबर, और तीसरे वाले इक्वेशन से पता है कि 2 टाइम्स ऑफ x6 की वैल्यू है x2 प्लस x5 के बराबर, ठीक है। सभी को एक साथ एक फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना और फिर फाइंड करना है कि कंडीशन क्या है भाई, जिसके लिए सारी की सारी चीजें ट्रू हो जाएंगी, ठीक है, इसके लिए सभी की सारी चीजें ट्रू हो जाएंगी, ओके फाइन। तो ठीक है, अब देखो, मुझे 3 टाइम्स ऑफ x2 चाहिए, तो इक्वेशन 1 को मैं थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं,
मुझे 3 टाइम्स ऑफ x2 चाहिए, एक साथ रिलेट करके लिखना है, तो इक्वेशन 1 में मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे मिल गया 12 times of x1 will be equals to 3 times of x2 plus 3 times of x3 plus 3 times of x4 plus 3 times of x5। और आपको पता चला कि नहीं, 3 times of x2 की वैल्यू तो x1 plus x7 plus x6 के बराबर है, लिख देते हैं भैया 12 times of x1 will be 3 times of x2 की जगह पर x1 plus x7 plus x6 plus 3 times of x3 plus 3 times of x4 plus 3 times of x5 plus 3 times of x5। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ओके, हाँ भाई, अब बस मुझे दो इक्वेशंस को तो मैंने एक साथ लिख दिया है, तीसरे वाले इक्वेशन को कहीं ना कहीं क्रिएट करना है। तीसरे वाले इक्वेशन के लिए 2 टाइम्स ऑफ x6 चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ x6 क्रिएट कर देते हैं, काफी मुश्किल है x6 बोलना, ठीक है। तो हाँ, फिर से थ्रू आउट मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ x6 क्रिएट करना है, तो ये हो जाएगा 24 टाइम्स ऑफ x1 विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x7 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x6। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2 टाइम्स ऑफ x6 क्या है, x2 प्लस x5, यहां लिख देता हूं x2 प्लस x5 प्लस 6 टाइम्स ऑफ x3 प्लस 6 टाइम्स ऑफ x4 प्लस 6 टाइम्स ऑफ x5। किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था, हाँ ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो 2 टाइम्स ऑफ x1, 2 टाइम्स ऑफ x7, 2 टाइम्स ऑफ x6, दैट इज x2 plus x5, then 3 times of then 6 times of x3, 6 times of x4 और 6 times of x5। फाइन, ठीक है। अच्छा, तो 22 टाइम्स ऑफ x1 हो जाएगा, ये देखो तो इन दोनों को साफ साफ दिख रहा है, कैंसिल मारेंगे एक दूसरे को, कैंसिल मारी, उसके बाद देखो 6 टाइम्स ऑफ x5 और एक और x5 हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ x5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x7 प्लस x2 प्लस 6 टाइम्स ऑफ x3 प्लस 6 टाइम्स ऑफ x4। ठीक है, तो ये वो रिक्वायर्ड कंडीशन है, ये वो रिक्वायर्ड कंडीशन है। अच्छा, पकड़ क्यों नहीं रहा है ये वो रिक्वायर्ड कंडीशन है। पर ये कंडीशन को थोड़ा सा और अगर आप डिकोड करोगे ना, आप डिकोड करोगे तो देखो, तो ये वेरिएबल्स को ध्यान से देखो, मेरे पास अभी वेरिएबल्स हैं, अलग अलग वेरिएबल्स हैं, अलग अलग वेरिएबल्स हैं, x1, x5, x7, x2, x3 और x4। मुझे वेरिएबल्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहां पर। अब आप ध्यान से देखो, LHS में जो कोफिशिएंट है वो है 22, LHS में जो कोफिशिएंट है वो है 22। अच्छा, RHS में जो कोफिशिएंट्स है वो है 7 2 1, यहां छुपा हुआ 1 है, 6 और 6। वो चमका क्या, LHS के जो का सम है सर, हाँ उनका सम और इधर वालों का सम बराबर है। ये चीज पता है कब ट्रू होती है, ये चीज हमेशा कब ट्रू होगी, जो भी 1 डालेंगे ना, x1 नहीं 1 नहीं, ये 5 भी रखो, x1 x5 x7 x2 x3 x4 सबकी जगह 5 रख दो, तो 5 कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो ये चीज हमेशा ट्रू तब है जब सारे के सारे इक्वल हैं। दैट मींस x1 is equals to x2 is equals to x3 is equals to x4 is equals to x5। यहाँ पर कितना है, x6 तक नहीं, x4 नहीं आया है यहाँ पर, x4 नहीं आया है, x4 नहीं आया है। इस कंडीशन से आप पीछे जाकर के बाकी कंडीशंस निकाल सकते हो। सो एक सेकेंड, x1 x2 है इसमें, हाँ x2 है, x3 है, x3 भी है, फिर x5 है, x4 भी है, x6 नहीं है ना, ठीक है। x6, ये मेरा लैपटॉप धोखा दे रहा है, एक सेकेंड।
हाँ भाई, x1 is equals to x2 is equals to x3 is equals to x4 is equals to x5 is equals to x7 हो जाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, चमका भाई सभी को? यस सर। Yes, अच्छा, yes. तो x6 के बारे में यहां से क्या बोल सकते हो? x6 के बारे में क्या बोल सकते हैं? देखो तो सर X- उस तीसरी इक्वेशन में डाल के निकाल सकते हैं। हाँ, ये वाले तो क्वेश्चन 1 होगा ना? 1 नहीं होगा बेटा, बराबर हो जाएंगे उनके। x2 प्लस x2 x के बराबर है ना, 2 हाँ, x6 is equal to हाँ। y। तो कहानी ये बोलेगी, कहानी ये बोलती है कि केवल यही बराबर नहीं होने चाहिए, सभी बराबर हो जाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप लास्ट इक्वेशन में 2 टाइम्स ऑफ x2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x6 लिख रहे हो, तो x2 भी x6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो समझ में आया भाई? वो सारे के सारे डब्बे बराबर हो जाएंगे, वो सारे के सारे डब्बे बराबर हो जाने चाहिए, तभी ये चीज ट्रू होगी। क्लियर हुआ सभी को? Yes. यस ठीक है, तो ये था इस वीक का क्वेश्चन। इसके बाद हमने एक और क्वेश्चन किया था, वो वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं बोनस क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन फॉर द वीक। एक्चुअली तो हम बोनस क्वेश्चंस ही डिस्कस करने वाले हैं यार। इसको एक आधा घंटा ले ही लिया है, तो मैं वो वाला भी ले ही लेता हूँ, उसके बाद बोनस क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, सो वो था डिरेंजमेंट का क्वेश्चन, और डिरेंजमेंट के उस क्वेश्चन को कहाँ गया? डिरेंजमेंट का क्वेश्चन विजिटेड नहीं, इसमें नहीं है क्या? अच्छा, वो क्वेश्चन भी दिया था मैंने। फाइन, सो डिरेंजमेंट वाला क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं भाई, प्रीवियस ईयर वाली ही शीट पे होगा शायद। तो किसी ने सोचा क्या उस क्वेश्चन के बारे में कि क्या D5 आना चाहिए या D5 नहीं आना चाहिए? सोचा बट सर सोचा सर। तो किस किस को ऐसा लगता है कि वहां पर D5 आना चाहिए? सर D5 नहीं आना चाहिए मतलब, लेकिन द वैल्यू शुड बी सेम। देख, वो जो वैल्यू आता है ना सर D5 का, वो ही आना चाहिए, ऐसा है सर। Yes, वो sir. Direct एक्चुअली ना, एक्चुअली वो D5 ही है, D5 ही है। बस हम जो दूसरा वाला केस है ना, उसमें मान ले रहे हैं कि एनवेलप की जो करेक्ट पोजीशन है, जिसमें वो पहला वाला केस लिया था, वही उसकी करेक्ट पोजीशन हो जा रही है। ठीक है, ये कहानी है, पर ये सोचना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बेटर मेथड कौन सा है, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? टोटल अरेंजमेंट्स को इक्वली डिवाइड कर दो, टोटल अरेंजमेंट्स को इक्वली डिवाइड कर दो, वो बेटर मेथड था। फिर से एक बार समझते हैं हो क्या रहा था यहाँ पर। मैंने आधा क्वेश्चन कर दिया था, पर फिर से बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है 6 कार्ड्स आर देयर, 6 कार्ड्स आर देयर। यहां पर है कार्ड 1, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4, कार्ड 5, कार्ड 6। ठीक है, और 6 एनवेलप्स आर देयर, ये भी हमने पढ़ लिया था। एनवेलप 1, एनवेलप 2, एनवेलप 3, एनवेलप 4, एनवेलप 5, एनवेलप 6। ठीक है, अच्छा, इसके बाद वो बोल रहा था कि एक में एक ही जाना चाहिए, और एक कंडीशन दी थी, so that each card is placed in exactly one no card is placed in envelope bearing that same number and moreover card 1 is in envelope 2। ठीक है, कार्ड 1 का envelope 2 के साथ मैचिंग हो चुका है। ठीक है, तो फिर हमारे पास बच गए थे, अगर ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई करवा दी थी, तो हमारे पास बचे थे 5 कार्ड्स, कार्ड 1, कार्ड 3, कार्ड 4, कार्ड 5, कार्ड 6। ठीक है, और मेरे पास बचे थे 5 एनवेलप्स, एनवेलप 2, एनवेलप 2, एनवेलप 3, एनवेलप 4, एनवेलप 5 और एनवेलप 6। ठीक है, अच्छा, वो सर कार्ड 1 इज इन एनवेलप 2 बोला है। कार्ड 1 इन एनवेलप 2 बोला है क्या? उल्टा कर दिया भाई, कार्ड 2 इन एनवेलप 1, कार्ड 1 इन एनवेलप 2, कार्ड 1 इन एनवेलप 2। ठीक है, तो कार्ड C2 E1 हो जाएगा यहाँ पर, C2 हो जाएगा यहाँ पर, E1 हो जाएगा यहाँ पर, C2 E1। ठीक है, C2 E1। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमने एक केस लिया था और उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पहला वाला केस क्या लिया था भाई कि कार्ड 2 जा रहा है एनवेलप 1 में। ठीक है, कार्ड 2 जा रहा है एनवेलप 1 में, उसका सही एनवेलप तो है नहीं, पर कार्ड 2 जा रहा है एनवेलप 1 में। अच्छा, तो
केस 1 में जब कार्ड 2 एनवेलप 1 में चला जा रहा है तो उसकी डिरेंजमेंट, वो तो ऑलरेडी डिरेंज हो रहा है, तो उसकी बाकी डिरेंजमेंट्स काउंट नहीं करनी है, मैं केवल इतनी ही डिरेंजमेंट काउंट करूंगा और बोलूंगा कि बाकी सबकी डिरेंजमेंट हो जाएगी D4, ठीक है। C2 E1 के लिए बाकी डिरेंजमेंट्स हो जाएंगे D4 और इसलिए हमारी वैल्यू आ गई थी 9, ठीक है। अब जो दूसरा वाला है उसी के ऊपर तो इतनी चर्चा है भाई कि अब इससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट केस होगा जब कार्ड 2 बाकी किसी में जाके डिरेंज हो रहा हो, ये तो मानते हो। कार्ड 2 E1 में जा रहा है, इंटरसेक्शन कार्ड 2 E3 E4 E5 E6 में जा रहा है, इनका इंटरसेक्शन 5 होगा, या तो E1 में जाएगा तो बाकी सब में जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि कार्ड 2 जब E1 में जाता तो वो उसका एक्चुअल अरेंजमेंट होता, वो उसका सही अरेंजमेंट होता, ठीक है। कार्ड 2 जब E1 में जाता तो वो उसका सही अरेंजमेंट होता, जैसे अभी कार्ड 3 E3 में जाए, कार्ड 4 E4 में जाए, कार्ड 5 E5 में जाए और कार्ड 6 E6 में जाए तो उसका सही अरेंजमेंट है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे? कार्ड 2 जब E1 में जाता तो वो अब मान रहे हैं उसका सही अरेंजमेंट है, ठीक है। हाँ, तो अब कार्ड 2 को E1 में नहीं जाना है। हाँ, मुझे पता है कार्ड 2 जब E1 में जा रहा है तो डिरेंज हो जा रहा है, पर मेरे दूसरे केस में क्योंकि वो पहले केस से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसका इंटरसेक्शन 5 है, तो कार्ड 2 जो E1 में जा रहा है उसका सही अरेंजमेंट मान के चल रहा था मैं। पहले वाले में सही अरेंजमेंट अब नहीं जाना चाहिए, तो गलत अरेंजमेंट होना चाहिए, डिरेंजमेंट होना चाहिए, इसलिए यहां पर आंसर D5 से निकल रहा है। काफी खतरनाक चीज भाई, किया तो है आसानी से लोगों ने सॉल्व इसको, लेकिन समझने की बात है तो इस तरह से तो नहीं करेंगे। एक और तरीका है जो थोड़ा सा सिंपल है इससे, ठीक है। पहले तो ये देख लेते हैं, यहां पर कार्ड 2 या तो E3 में जा सकता है, या फिर E4 में जा सकता है, या फिर E5 में जा सकता है, या फिर E6 में जा सकता है। समझी सनिका? क्या इंडिपेंडेंट है तो पहला वाला सही मान करके दूसरे वाले में डिरेंजमेंट्स काउंट कर रहे हैं, इसलिए D5 आएगा यहां पर। D5 सही नहीं है, D5 गलत ही है, पर इसलिए D5 सही अरेंजमेंट दे रहा है क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि कार्ड 2 जब E1 में जाता तो वो उसकी सही अरेंजमेंट होती। सही अरेंजमेंट है नहीं, क्योंकि उसको पहले वाले केस में काउंट कर चुके हैं, तो अभी के लिए मान ले रहे हैं कि उसको काउंट कर चुके हैं, तो वो सही अरेंजमेंट थी, वो डिरेंजमेंट ही है। वो डिरेंजमेंट्स को अलग से काउंट कर लिए हैं, प्लस 9 डिरेंजमेंट्स अलग से काउंट कर लिए हैं, तो जो बाकी बची हुई डिरेंजमेंट्स हैं वो काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी जो डिरेंजमेंट्स हैं वो D5 हो जाएंगे, जो कि देगा आंसर मुझे 45 है। अच्छे समझ में आया भाई? बिल्कुल चमक गया एकदम। 44 होगा। एक बार याद करा दो तो सभी, D2 D3 D4 D5 की वैल्यू निकालने को बताया था। D2 D3 D4 260 D5 D6 तक तो निकाला होगा, तो D2 तो यस सर, D2 तो एक ही होता है, 1 होता है, ऐसे है, ऐसे रखा हुआ है, उसको पलट देंगे तो एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट। D3 की वैल्यू भाई 4 होती है। उस दिन हमने फैक्टोरियल 3 + 1 4, हाँ। D4 की वैल्यू 9, D5 की वैल्यू 44 और D6 उस दिन हमने निकाला था, कितना आया था? 256 D7 भी किसी ने निकाला है क्या? नहीं निकाला, निकालना पड़ेगा। चलो ठीक है, D6 तक तो याद रखना ही है, D6 तक का डिरेंजमेंट तो याद रखना ही है। अच्छा ठीक है, ये एक तरीका हो गया। अब अगर इसको डिरेंजमेंट के बेसिक फॉर्मूले से किया जाता तो कैसे किया जाता? मुझे वो मेथड ज्यादा सूटेबल लगा। उसको मैंने कैसे किया या उसके बारे में हमने कैसे सोचा, वो मैं बता रहा हूं। तो ये तो एक मेथड है, ये मान लेते हैं ये मेरा सेकंड मेथड है, क्योंकि पहला वाला मेथड ही बेस्ट मेथड है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड मेथड है, ये सभी को समझ में आ गया। थर्ड वाला मेथड काउंट कर लेते हैं इसमें, थर्ड वाला मेथड, ठीक है। मेथड 3 में मैं क्या करने वाला हूं, देखो, मैं सब बोलने वाला हूं कि कार्ड नंबर 1 तो ऑलरेडी एनवेलप नंबर 2 में चला गया है। कार्ड नंबर 1 फिर से बना लेते हैं, C1, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4, कार्ड 5, कार्ड 6, एनवेलप 1, एनवेलप 2, एनवेलप 3, एनवेलप 4, एनवेलप 5, एनवेलप 6, ठीक है। अच्छा, अब
अब कार्ड नंबर 1 को बोल रहा था कार्ड नंबर एनवेलप नंबर 2 में चला गया, हाँ चले जाने दो, ठीक है, अच्छी बात है। और उसके बाद जो बचे कार्ड्स और एनवेलप्स वो थे C2, C3, C4, C5, C6 और E1, E3, E4, E5, E6। मुझे ये चीज पता चल गई कि अब जो बचे हुए कार्ड्स हैं ना, अब जो बचे हुए कार्ड्स हैं उनमें केवल 4 कार्ड्स के पास ही ऐसा मौका है कि वो सही अरेंजमेंट कर सके, अपनी बिल्कुल सही अरेंजमेंट कर सके, ठीक है। तो मैं अब बोल रहा हूं कि ऐसा कितने पॉसिबल वेज में हो सकता है, वो बराबर होंगे। बताओ तो 5 ऑब्जेक्ट्स की, 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग पोजीशन में कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं? फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फैक्टोरियल 5 हो सकती है, माइनस। अब मैं करूंगा इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ठीक है। टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं, पर अब 4 ही ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो पॉसिबल अरेंजमेंट दे सकते हैं। 5 ऑब्जेक्ट्स यहां पर पॉसिबल अरेंजमेंट, सही अरेंजमेंट नहीं देंगे। देखो एक्चुअल वाले डिरेंजमेंट के फॉर्मूले में क्या होता है, फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल n में से एक ऑब्जेक्ट सही अरेंज हो जा रहा है, n में से 2 ऑब्जेक्ट सही अरेंज हो जा रहा है, ऐसा ही होता है ना। याद करो डिरेंजमेंट का फॉर्मूला जो प्रूव कराया था। Yes. Out of n objects, factorial n possible permutations, we subtract, we exclude few permutations, then again we include few permutations. So minus करेंगे nc1, यहां पर nc1 की जगह क्या माइनस होगा? केवल 4 ही अपने जगह पर जा सकते हैं, तो माइनस 4 में से कोई एक सही अरेंज हो जाए, मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 4। माइनस कर लिया सो माइनस कर लिया, प्लस किया, माइनस 4 में से 2 सही अरेंज हो जाएं, फैक्टोरियल 3, प्लस 4 में से 3 सही अरेंज हो जाए, एक सेकेंड, फॉर्मूले में 4 में से एक सही अरेंज हो जा रहा है, तो बाकी वो 4 बचे हुए उनका फैक्टोरियल 4 से अरेंजमेंट, 4 में से 2 अगर सही अरेंज हो जा रहा है तो बाकी बचे हुए 3 उनका फैक्टोरियल 3 से अरेंजमेंट सही। 4 में से अगर 3 सही हो जा रहे हैं तो बाकी बचे दो उनका अरेंजमेंट्स फैक्टोरियल 2 वेज में, और माइनस एक्सक्लूजन 4 में से अगर 4 सही अरेंज हो जा रहा है तो बाकी बचा 1, उसका अरेंजमेंट भी एक पॉसिबल वे में होगा, ठीक है। ऐसा कुछ तो इसको हमने सॉल्व किया इंक्लूजन एक्सक्लूजन से। यहां से जो आउटपुट आता है वो आता है 120 माइनस, चेक करता हूं, तो यहां से आ जाएगा 4c1, तो छोटा कर दे रहा है, फैक्टोरियल 4 इज 24 4 जा 96 माइनस 6 6 जा 36 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 4, नहीं दे रहा है क्या, चेक करो तो, सॉरी -1 होगा, -1। चलो एक ऑड नंबर जैसा कुछ तो आता हुआ लग रहा है, ठीक है, माइनस 1, ओके। देखो तो भाई इससे क्या आ रहा है आंसर, तो ये हो जाएगा 120 माइनस में क्या आ जा रहा है पूरा 67, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताना, आपको तीनों में से पहला वाला मेथड ऑफ कोर्स बेटर है, ठीक है, पर क्या अगर डिरेंजमेंट से क्वेश्चन आना चाहिए, अगर डिरेंजमेंट से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो एकदम बेसिक डिरेंजमेंट प्रूफ कैसे हुआ था, डिरेंजमेंट्स का प्रूफ कैसे निकला था, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से। तो सबसे बेसिक फॉर्म ये नहीं है, अगर ये वाला फॉर्म चमक जाएगा तो कभी भी यही तो सबसे बेसिक फॉर्म है, अगर ये वाला फॉर्म समझ में आ जाए तो डिरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो फिर से IIT JEE 2014 के इस क्वेश्चन को, 2014 JEE एडवांस के इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख के जाना, ठीक है, फिर से एक बार देखना। एग्जैक्टली ये नंबर्स नहीं आएंगे भाई, एग्जैक्टली ये नंबर्स नहीं आएंगे, लेकिन वो नंबर्स पलट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। चमका भाई सभी को? यस यस सर।